पिछले क्लास में हमने प्रतिरक्षी प्रतिजन की संरचना के बारे में पढ़ा। अब है प्रतिरक्षी की संरचना। इस टॉपिक में हम जो एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षी को इंग्लिश में हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि प्रतिरक्षी बनते कब है? जब शरीर में कोई प्रतिजन प्रवेश करता है, वो बी लेसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित करता है। प्लाज्मा कोशिकाएं जो है वो इन प्रतिरक्षी का निर्माण करती है और फिर ये प्रतिरक्षी उस प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और उसको निष्क्रिय कर देता है। तो जब प्रतिजन यानी जो रोगाणु होता है वो निष्क्रिय होते ही हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में। प्रतिरक्षी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। इसके अलावा वो पॉलीसेकेराइड, लिपिड इनका भी बना सकता है। मुख्य रूप से वो क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। इसे इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन, संक्षेप में कहें तो इसको आईजी भी कहा जाता है। प्रतिरक्षी क्या है? एक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, जिसको संक्षेप में आईजी कहेंगे। इम्यूनो, आई फॉर इम्यूनो और जी का मतलब है ग्लोबिन। इसका एक दूसरा नाम और है, इसे गामा ग्लोबिन प्रोटीन भी कहा जाता है। ये जो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है आईजी, ये मनुष्य के रक्त और अन्य तरल पदार्थों इत्यादि में ये पाया जाता है। कहने का मतलब है कि इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन जो है यानी जो प्रतिरक्षी है वो किसमें पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में। तो प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, इसको संक्षिप्त में आईजी कहते हैं और इसका दूसरा नाम इसे गामा ग्लोबिन प्रोटीन भी कहते हैं। यह मनुष्य के रक्त और अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है और जब शरीर में कोई प्रतिजन प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और फिर वो जो प्रतिरक्षी बन जाता है वो उस प्रतिजन के साथ में क्रिया करके उसे निष्क्रिय कर देता है और हमारा शरीर रोग मुक्त यानी उस प्रतिजन से मुक्त हो जाता है। अब प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिरक्षी की संरचना अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है। अंग्रेजी का जो वाई जो होता है लेटर, उसके समान एक प्रतिरक्षी की संरचना होती है जिसमें 4 इकाइयां होती है, 1, 2, 3 और 4। इन 4 इकाइयों में से 2 बड़ी होती है, 1 और 2, जिनको H से निरूपित करते हैं, हाई, और 2 जो श्रृंखलाएं होती है वो छोटी होती है, लोअर यानी छोटी। तो इस प्रकार से एक प्रतिरक्षी अणु कितनी श्रृंखलाओं से बना? 4 श्रृंखलाओं से, 1, 2, 3 और 4। और ये श्रृंखलाएं कौन सी होती हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। क्योंकि पूरा प्रतिरक्षी अणु आपको पहले बताया क्या होता है कि प्रोटीन, और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्लों से। अमीनो अम्लों की जो श्रृंखला होती है उसी को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कहते हैं। तो ये जो प्रतिरक्षी जो प्रोटीन है उसमें जो श्रृंखलाएं होगी वो कौन सी श्रृंखलाएं होंगी? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। 12 एक प्रतिरक्षी में हमने कितनी श्रृंखलाओं से बना होता है? 4, 2 छोटी जिनको हम L से निरूपित करेंगे और 2 बड़ी जिन्हें हम H से निरूपित करेंगे। एक जो बड़ी श्रृंखला है H और एक जो छोटी श्रृंखला है L, इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसको एक द्विलक कहते हैं। द्विलक का मतलब होता है जिसमें 2 एकलक इकाई हो। एकलक प्लस एकलक क्या हो गया? द्विलक। तो एक बड़ी H श्रृंखला और एक छोटी L श्रृंखला, दोनों से मिलकर क्या बनता है? एक HL द्विलक। HL द्विलक। द्विलक का मतलब समझिए कि मैंने पहले बताया कि एक प्रतिरक्षी में कितनी इकाई होती है? 4। एक इकाई को एक एकलक बोलते हैं। तो एक एकलक, 2, तीसरा और चौथा, 4 एकलक हो गए, जिनमें से 2 बीच वाली जो श्रृंखलाएं जिनको एकलक बोलते हैं वो बड़ी है, बाहर वाली जो छोटी है। एक बड़ी श्रृंखला ये जो H वाली और एक छोटी श्रृंखला जो L वाली, इन दोनों से मिलकर एक HL द्विलक बनता है जिसको हम HL डाइमर भी कहते हैं। HL डाइमर, अंग्रेजी में कहते हैं HL डाइमर। तो एक बड़ी और एक छोटी श्रृंखला से एक HL द्विलक
और दूसरी बड़ी और छोटी श्रृंखला से एक अचल द्विलक। तो पूरे प्रतिरक्षी के एक अणु में कितने अचल द्विलक हो गए? 2। एक अचल द्विलक हो गया ये वाला और एक अचल द्विलक हो गया ये वाला। दूसरे शब्दों में कहें तो जो द्विलक होता है अचल द्विलक उसको हम अर्धांश भी कहते हैं। तो एक अर्धांश किससे मिलकर बनेगा? एक बड़ी श्रृंखला और एक छोटी श्रृंखला, क्योंकि अचल द्विलक को ही क्या कहा गया है? अर्धांश। तो एक अर्धांश में एक बड़ी श्रृंखला और एक छोटी श्रृंखला, इसी प्रकार से दूसरे अर्धांश में भी एक बड़ी श्रृंखला और एक छोटी श्रृंखला। तो एक प्रतिरक्षी अणु 4 इकाइयों से बना होता है, 2 छोटी और 2 बड़ी। छोटी वालों को L श्रृंखला कहेंगे और बड़ी वाली को H श्रृंखला कहेंगे। एक बड़ी और एक छोटी श्रृंखला मिलकर एक अचल द्विलक बनाती है जिसे हम एक अर्धांश भी कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरी बड़ी और छोटी श्रृंखला मिलकर दूसरा अचल द्विलक बनाएगी जिसे हम भी अर्धांश कहते हैं। पूरे प्रतिरक्षी के अणु में कितने द्विलक हुए? 2। एक द्विलक इधर वाला और एक द्विलक इधर वाला। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक प्रतिरक्षी अणु में 2 अर्धांश होते हैं, एक अर्धांश इधर वाला और एक अर्धांश इधर वाला। द्विलक और अर्धांश एक ही है। अब बात करते हैं आगे। प्रत्येक जो प्रतिरक्षी अणु है उसके दोनों अर्धांश या दोनों द्विलक, एक इधर वाला और एक इधर वाला, आपस में किससे जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बंध। हमारा है डाइसल्फाइड। डाई का मतलब 2 और सल्फाइड बंध का मतलब जब उसमें बीच में सल्फर के माध्यम से बंध बने हो। ये सल्फर S और S कितने हैं? 2। तो कौन सा बंध हो गया? डाइसल्फाइड। तो एक प्रतिरक्षी अणु के दोनों जो अर्धांश है इधर वाला और इधर वाला किससे जुड़े होंगे? डाइसल्फाइड बंध से। अब ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक जो अर्धांश होता है अचल द्विलक उसकी दोनों श्रृंखलाएं बड़ी और छोटी वो भी आपस में किससे जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंध से। इधर भी बड़ी और छोटी श्रृंखला डाइसल्फाइड बंध से। दोबारा सुनिए कि प्रत्येक प्रतिरक्षी के दोनों अचल द्विलक या दोनों जो अर्धांश होते हैं उनके बीच डाइसल्फाइड बंध होता है, और एक प्रत्येक जो अचल द्विलक यानी अर्धांश होता है उसकी बड़ी और छोटी श्रृंखलाओं के बीच में भी डाइसल्फाइड बंध होता है। बड़ी जो श्रृंखला होती है उसमें 440 अमीनो अम्ल, लगभग कितने अम्ल? 440, क्योंकि पहले मैंने बताया कि प्रतिरक्षी क्या एक प्रोटीन, और प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्लों का। तो बड़ी जो श्रृंखला होती है H श्रृंखला उसमें 440 अमीनो अम्ल, ये और ये। और जो छोटी श्रृंखलाएं होती है L श्रृंखला उनमें लगभग 220 अमीनो अम्ल होते हैं। यानी कि बड़ी जो श्रृंखला होती है, प्रत्येक बड़ी श्रृंखला वो 440 अमीनो अम्लों की बनी होगी, और जो छोटी श्रृंखला होती है वो 220 अमीनो अम्लों की बनी होगी। प्रत्येक जो प्रतिरक्षी का अणु है उसमें जो भारी H श्रृंखला और हल्की L श्रृंखला, उन दोनों में 2 भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है बड़ी श्रृंखला का ये वाला और छोटी श्रृंखला का ये वाला, ये जो ऊपर वाले भाग होते हैं वो अस्थिर भाग होते हैं। अस्थिर का मतलब होता है वो हिल डुल सकते हैं, यानी वेरिएबल पोर्शन। तो ये तो है छोटी श्रृंखला का अस्थिर भाग, इसलिए इसको वेरिएबल पोर्शन L यानी L श्रृंखला का वेरिएबल पोर्शन जो हिल डुल सकता है। और ये है VH यानी बड़ी श्रृंखला का वेरिएबल पोर्शन यानी बड़ी श्रृंखला का अस्थिर भाग। कहने का मतलब है कि छोटी श्रृंखला का ये भाग हिल डुल सकता है और बड़ी श्रृंखला का ये वाला भाग हिल डुल सकता है। ये दोनों भाग अस्थिर भाग है। ये अस्थिर भाग छोटी श्रृंखला का है और ये अस्थिर भाग इस बड़ी श्रृंखला। इसी प्रकार इधर में भी इस बड़ी श्रृंखला का ये अस्थिर भाग और ये छोटी श्रृंखला का अस्थिर भाग। इसके बाद इसे हम FAB भी कहते हैं। अस्थिर भाग को हम FAB भी कहते हैं। दूसरा जो बाकी का भाग है बड़ी श्रृंखला का वो कहलाता है स्थिर भाग यानी कांस्टेंट पोर्शन। इसलिए और ये है बड़ी श्रृंखला का स्थिर भाग और ये जो है छोटी श्रृंखला का स्थिर भाग। इसी प्रकार से इधर बड़ी श्रृंखला का स्थिर भाग और छोटी श्रृंखला का स्थिर भाग, यानी ये भाग हिल डुल नहीं सकते। तो प्रत्येक श्रृंखला में कितने भाग हुए? 2। अस्थिर भाग वेरिएबल पोर्शन जो ऊपर वाले दिख रहे हैं, ये छोटी श्रृंखला का अस्थिर भाग, ये बड़ी श्रृंखला का अस्थिर भाग।
अस्थिर भाग को वेरिएबल पोर्शन कहते हैं, तो ये छोटी श्रृंखला का, इसलिए इसको VL कहेंगे और इसको VH, ये बड़ी श्रृंखला का है। इसी प्रकार से इधर से VL और इधर ये VH। अस्थिर भाग क्या करता है कि ये अस्थिर होने के कारण ही जो है, क्योंकि ये प्रतिरक्षी का भाग है, तो यहाँ पर आकर कौन जुड़ेंगे? प्रतिजन। तभी तो लिखा है प्रतिजन क्रियास्थल, यानी प्रतिजन जो आएगा, रोगाणु जो आएगा, वो इस प्रतिरक्षी से कहां जुड़ेगा? इस अस्थिर भाग। और अस्थिर भाग में जो ये पोर्शन है, यहाँ आकर प्रतिजन जुड़ेगा, और इसीलिए इसे कहा गया है प्रतिजन क्रिया स्थल। और चूंकि ये अस्थिर है, इसीलिए ये प्रतिजन के साथ में समायोजित हो सकता है अपने स्थान को बदलकर। प्रत्येक जो प्रतिरक्षी का अणु होता है, उसकी जहां से उद्गम स्थल होता है दोनों भुजाओं का, वाई एक्स की जो आकृति है, ये स्थान जो होते हैं वो हिंज क्षेत्र कहलाते हैं। ये थोड़े लचीले होते हैं। लचीले होने के कारण ये जो भाग है वो हिल-डुल सकता है, और इस श्रृंखला के हिल-डुल सकने यानी आगे पीछे होने के कारण क्या प्रतिरक्षी को इसका क्या लाभ होता है कि प्रतिरक्षी जो है वो इन स्थानों से प्रतिजन के साथ में आसानी से जुड़ सकता है। जब हिंज क्षेत्र है, ये जो लचीले होते हैं, ये हिल-डुल सकते हैं, इनके हिल-डुल सकते हैं, यहाँ पर जो है वो प्रतिजन आकर आसानी से जुड़ सकते हैं। तो ये स्थान क्या कहलाते हैं? हिंज। और हिंज क्या करते हैं? जो पूरा प्रतिरक्षी होता है उसके जो अस्थिर भाग है, क्योंकि जो प्रतिजन आकर किस भाग से जुड़ेगा? अस्थिर भाग से। स्थिर भाग से कौन से भाग से? अस्थिर भाग से। इस अस्थिर भाग पर जो प्रतिरक्षी का है, उसके साथ जब प्रतिजन आकर जुड़ेगा तो उसे जुड़ने में कौन सहायता करते हैं? हिंज क्षेत्र। ये हुई प्रतिरक्षी की संरचना। हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, उनमें जो 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हैं, IG, G, IG, M, IG, E, IG, A और IG, D। IG इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन जो हमने प्रतिरक्षी सत्ता में पढ़ा था, IgG, IgM, IgE, IgA और IgD, ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। IgG जो है उसे गामा सर्कुलेटर है उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, IgM को म्यू के द्वारा, IgE को एप्सिलॉन के द्वारा, IgA को अल्फा के द्वारा और IgD को डेल्टा। IG गामा, IgM म्यू, IgE एप्सिलॉन, IgA अल्फा, IgD डेल्टा। IgG को गामा ग्लोबिन प्रोटीन भी कहते हैं, IgM को म्यू के द्वारा, IgE को एप्सिलॉन के द्वारा, IgA को अल्फा के द्वारा और IgD को डेल्टा के द्वारा। ये इनको प्रदर्शित करने के सिंबल हैं गामा, म्यू, एप्सिलॉन, अल्फा और डेल्टा। IgG, IgM, IgE, IgA और IgD, इनमें से जो IgE है वो प्रमुख संवहनीय प्रतिरक्षी है। कहने का मतलब है ये प्रमुख रूप से संवहन करने का कार्य, लाले ले जाने का कार्य करती है, और ये किस में पाई जाती है? हमारे रक्त तरल पदार्थों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा अगर रक्त के सीरम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सांद्रता किसकी होती है? सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? IgG प्रतिरक्षी की होती है। यानी हमारे रक्त में सबसे ज्यादा IgG प्रतिरक्षी है। भ्रूण के यानी माता गर्भाशय जो भ्रूण होता है उसके पास जो वो गर्भाशय में प्लेसेंटा को पार करके कौन पहुंच सकता है?
IgG प्रतिरक्षी, यानी माता के जो रक्त है वो भ्रूण के पास में प्लेसेंटा के माध्यम से जाता है, तो उस रक्त के साथ में ही प्लेसेंटा के द्वारा ये IgG जो है वो भ्रूण के जो है वो प्लेसेंटा को पार करके पहुंच सकता है। तो सबसे ज्यादा सांद्रता इसकी भ्रूण के प्लेसेंटा को पार करके यही IgG पहुंच सकता है। इसके अलावा रक्त में सबसे ज्यादा सांद्रता इसी की होती है। इसके बाद देखा जाए IgM, सबसे पहले जब भी शरीर में कोई रोगाणु या प्रतिजन प्रवेश करता है तो सबसे पहले कौन सा प्रतिरक्षी बनता है, यानी प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है, IgM। कोई भी प्रकार का जो प्रतिजन है रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले कौन सा प्रतिरक्षी बनेगा, IgM, सबसे पहले उत्पादित प्रतिरक्षी। यानी कोई प्रतिजन प्रवेश करेगा, भले वो किसी भी प्रकार का प्रतिजन क्या है, रोगाणु, तो सबसे पहले IgM ही उत्पादित होगी। उसके बाद उस प्रतिजन के लिए जो प्रतिरक्षी बने हैं वो उत्पादित होंगे, लेकिन सबसे पहले IgM ही उत्पादित होगा। IgG का निर्माण भी IgM बनने के बाद ही होता है, क्योंकि IgM सबसे पहले उत्पादित यानी बनने वाला प्रतिरक्षी होता है। उसके बाद में कौन बनता है, IgA। उसके बाद IgE, IgA और IgD। इनमें से IgA जो है, IgA और उससे पहले IgE। IgA जो है वो माता के दुग्ध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी, माता के दुग्ध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी, यानी माता के दूध में जो प्रतिरक्षी पाया जाता है वो IgA है, जो माता के दूध के द्वारा शिशु को प्राप्त होता है। इसलिए शिशु को प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए माता का दुग्ध वो परम आवश्यक है, क्योंकि माता के दूध के द्वारा ही उसे IgA जो प्रतिरक्षी प्राप्त होते हैं। इसी के IgE वो प्रतिरक्षी है, यह प्रतिरक्षी बेसोफिल कोशिकाएं हैं, विशेष प्रकार की शरीर में पाए जाने वाली बेसोफिल व मास्ट कोशिका पर क्रिया, यानी ये जो प्रतिरक्षी है वो हमारे शरीर में जो बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं होती है उन पर क्रिया करती है, और जो कि हमारे शरीर में जो एलर्जी आदि जो क्रियाएं होती है शरीर में उनके लिए उत्तरदायी होती है। यानी हमारे शरीर में जो एलर्जी जो आदि जो वो प्रदर्शित होते हैं वो किसके कारण होते हैं कि जब IgG प्रतिरक्षी बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है तो शरीर में एलर्जी इत्यादि क्रियाएं हमें दिखाई देती है। तो दोबारा देखिए, IgE सबसे प्रमुख संवहन प्रतिरक्षी, यानी पूरे शरीर में जो है वो रक्त के माध्यम से परिवहन करने वाली संवहन करने वाली रक्त तरल पदार्थ में पाई जाती है। रक्त के सीरम में सबसे ज्यादा मात्रा ये सांद्रता IgG की होती है। भ्रूण के प्लेसेंटा को पार करके IgG ही पहुंच सकती है। IgM सबसे पहले बनने वाला प्रतिरक्षी है, कोई भी प्रतिजन प्रवेश करेगा तो सबसे पहले IgM बनेगा, उसके बाद ही IgG का निर्माण होगा। IgE प्रतिरक्षी बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं जो शरीर में होती है उन पर क्रिया करती है, जो एलर्जी इत्यादि क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। और IgA जो प्रतिरक्षी है वो माता के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है, इसीलिए जो शिशु के लिए माता का दुग्ध है वो प्रतिरक्षा के लिए परम आवश्यक है। और अंत में है IgD। ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अगले कालांश में जो है हम रक्त के प्रकार और उनके रक्त समूहीकरण के बारे में पढ़ेंगे।